नवंबर दिसंबर के महीना में जो है रात मिल जाएगी, ये नवंबर खत्म होते होते मिल जाएगी। उधर पंचकुला हिंसा मामले में गुरमीत राम रहीम की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत को कोर्ट से जमानत मिल गई। कुछ देर बाद अम्बाला की सेंट्रल जेल से रिहा भी हो गई। हनीप्रीत के ऊपर से देशद्रोह का आरोप हटने के बाद पंचकुला कोर्ट से राहत मिली, जिसके बाद कोर्ट ने हनीप्रीत को जमानत दे दी और वो अम्बाला की सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा हो गई। हनीप्रीत को जमानत 1-1 लाख के 2 बेल बॉन्ड पर मिली है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा के बाद 25 अगस्त 2017 को हरियाणा के पंचकुला में हिंसा हुई थी, जिसके बाद हिंसा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत को जेल हो गई थी। इस हिंसा में कई लोग मारे गए और 200 से 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हालांकि हनीप्रीत कुल 803 दिनों तक जेल में रही और अब आखिरकार उसे जमानत मिल गई है। हालांकि हनीप्रीत पर अभी भी कई धाराएं ऐसी हैं जिनमें अपराध साबित होने पर मुख्य आरोपी के बराबर सजा का प्रावधान है। ऐसे में हनीप्रीत को लंबी सजा भी हो सकती है। इस बीच बेल मिलने के बाद अम्बाला की सेंट्रल जेल से हनीप्रीत रिहा हो गई। हालांकि इस दौरान जेल के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा थी। देखिए कैसे इस गाड़ी में सवार होकर हनीप्रीत जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर निकली। पंचकुला में 25 अगस्त 2017 को हिंसा हुई थी। इस हिंसा में पुलिस की ओर से मुख्य आरोपी बनाई गई हनीप्रीत और उस पर 121 और 121 ए धारा लगी थी, जिसको बाद में हटा दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने आखिरकार उसे आज जमानत दे दी। देखिए जो मेन धारा 121 ए जो मेन धारा थी, वेजिंग वार, अटेम्प्टिंग टू वेज वार और कॉन्स्पिरेसी टू वेज वार और अटेम्प्टिंग टू वेज वार, वो हट चुकी हैं। वो ऑफेंस नहीं बनता है। पुलिस का मेन जो टारगेट था, मोटिव था, वो मेन धाराओं पर था, तो वही धारा नहीं बन पाई, उनसे स्टेब्लिश नहीं हो पाई। और चार्जेस लगता है कि अभी तो चार्जेस का चल रहा था और इतने में वो धाराएं भी टूट गई। अभी तो उस पे गया भी नहीं पहुंचा। आर्ग्यूमेंट के पॉइंट पर ही जो चार्ज पे डिस्चार्ज करने के लिए हमने आर्ग्यूमेंट किया है, उसी बेस पे ही धारा तोड़ दी गई है 121 और 121 से। हनीप्रीत को बेल मिलने के बाद उनके समर्थक काफी खुश नजर आए। हनीप्रीत के समर्थकों ने दलील दी कि मीडिया ट्रायल की वजह से हनीप्रीत को झूठे आरोपों में फंसाया गया। तो धाराएं पेश जो लगाई गई थी धाराएं, उनका कोई भी एविडेंस नहीं मिला। वो धारा हटनी थी, हट गई, अदालत ने हटा दी है। धन्यवाद। मैं कानून के सबके साथ न्याय करता है कि बहुत अच्छी बात है। पिताजी ने भी कानून के साथ न्याय किया और अपना जो भी डेट थे उसमें पेश हुए और आगे खुशी डेरा प्रेमियों को जो भी है, पिताजी को जल्दी से जल्दी इसमें जमानत मिलेगी। गाजियाबाद में एक बदमाश ने महिला का पर्सा छीन लिया। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में एक बाइक सवार बदमाश एक महिला का पर्स छीनकर फरार हो गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के महोबा जिला अस्पताल में एक महिला का मरीज के परिजन से रिश्वत लेने का वीडियो सामने आने के बाद सीएमएस ने जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के पीलीभीत में एसडीएम वंदना त्रिवेदी ने शहर में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के दौरान गंदगी देखकर कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। कैसे नहीं पता? आपको कैसे नहीं पता है? मुझे एक दिन में सारी पॉकेट पता चलती, मैं पन्ना लेके क्यों घूम रही हूँ कि शहर में कौन कौन सी जगह पर गंदगी है, आपको कैसे नहीं पता है? आप पिछले 1 साल से यो है यहाँ पर। राजस्थान के केलवाड़ा इलाके में एक तालाब में 3 युवक कार सहित डूब गए। ये लोग गुजरात के कुंभलगढ़ घूमने आए थे। उत्तराखंड के रुड़की में मदर टेरेसा ब्लड बैंक में एक मरीज को समय पर ब्लड नहीं मिलने से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के हापुड़ में एक गुमशुदा लड़की को पुलिस द्वारा बरामद करने के बाद काफी देर तक नहीं छोड़ने से नाराज लोग थाने में धरने पर बैठ गए। गुजरात में महातूफान की चेतावनी के बाद एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही तटीय इलाके से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। यूपी के बस्ती में डीएम ने एक नर्सिंग होम पर छापेमारी की। इस दौरान एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला। अभिनेता आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया। ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी। मथुरा से एक पिता की क्रूरता का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल जमीन विवाद में प्रशासनिक अधिकारी के सामने एक पिता इतने गुस्से में आ गया कि वो अपने ही मासूम बच्चे को जमीन पर पटकने लगा। देखिए कैसे जमीन का विवाद इतना बढ़ गया कि परिवार और पुलिस की मौजूदगी में ही इस शख्स ने अपने बच्चे को घुमाया और जमीन पर पटक दिया। हालांकि बच्चे की मां पिता को ऐसा करने से रोकती नजर आई, लेकिन गुस्साए शख्स पर मानो खून सवार था। देखिए कैसे उसने बच्चे को ही जमीन पर पटक दिया और फिर हवा में घुमाकर दूसरी बार पटकने वाला ही था, लेकिन बच्चे की मां ने उसे ऐसा करने से रोका और किसी तरह बच्चे को पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया।
जानकारी के मुताबिक ये घटना उस समय हुई जब एक प्रशासनिक अधिकारी और कुछ पुलिस वाले 3 एकड़ जमीन को खाली करवाने पहुंचे थे। राजस्व टीम के साथ गांव का ही एक लड़का भी पहुंचा था, जिसे देखकर जमीन पर काबिज वीरी सिंह का पारा चढ़ गया और गांव के उस युवक से कहासुनी के साथ मारपीट हो गई। मारपीट में वीरी सिंह अपना आपा खो बैठा और बिना कुछ सोचे समझे अपने ही गोद में बैठे बच्चे के पैर पकड़कर पहले हवा में घुमाया और फिर जमीन पर पटक दिया। हालांकि इस दौरान बच्चे की मां ने उसे पकड़ लिया, जिससे बच्चे की जान बच गई। इस पूरे हंगामे के बीच मौके पर मौजूद राजस्व अधिकारी और शांति व्यवस्था बनाने पहुंची पुलिस मोबाइल में व्यस्त दिखी और हाथ पर हाथ रखकर देखती रही। हालांकि सिर्फ एक महिला पुलिसकर्मी ने ही बच्चे की मां के साथ मिलकर पिता को पकड़ने की कोशिश की, जिससे मासूम की जान बच गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अपने रुख को नहीं बदलते हुए दिल्ली पुलिस को झटका दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि वकीलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दूसरी अर्जी भी खारिज कर दी, जिसमें साकेत कोर्ट वाली घटना पर एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी मांगी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि 3 नवंबर के आदेश में स्पष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में स्पष्ट आदेश है। वकीलों और पुलिस के बीच टकराव के चलते केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। इसमें गृह मंत्रालय ने कोर्ट से 3 नवंबर को जारी किए गए उसके आदेश पर सफाई मांगी थी। गृह मंत्रालय ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि वकीलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने से जुड़े संबंधित आदेश उसके बाद की घटनाओं पर लागू नहीं होने चाहिए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा आदेश नहीं दिया। उधर सुनवाई में वकीलों की तरफ से दिल्ली पुलिस पर नए आरोप लगाए गए और कहा गया कि सीनियर पुलिस वालों ने वकीलों के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया था, जिस पर एक्शन होना चाहिए। वकील पक्ष ने उस वकील को पहचानने से भी इनकार कर दिया जिसका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक शख्स पुलिस वाले को पीट रहा था, उसे वकील बताया जा रहा था। वकील पक्ष ने कोर्ट में आरोप लगाया कि पुलिस अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही है। साथ ही मांग भी की गई कि वकीलों के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ पुलिस को ही तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने वकील पुलिस विवाद में मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। वहीं कोर्ट में केंद्र सरकार की दलील थी कि गृह मंत्रालय ने शांति बनाए रखने के लिए अर्जी दी थी, इसीलिए स्पष्टीकरण मांगा गया था। इससे पहले वकीलों ने दिल्ली की जिला अदालतों में जमकर प्रदर्शन किया और सारा कामकाज ठप कर दिया। देखिए कैसे साकेत, रोहिणी, पाटियाला हाउस और करकरडूमा कोर्ट के गेट वकीलों ने बंद कर दिए। किसी भी कोर्ट में जज के सामने वकील ना तो खुद पेश हुए, ना ही वो वकीलों को अंदर जाने दिया। वकील इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनकी गलत छवि पेश की जा रही है। उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक वकील बिल्डिंग के ऊपर पहुंच गया और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए वकील खुदकुशी की कोशिश करने लगा। काफी देर तक ये ड्रामा चला, हालांकि कुछ देर बाद उसे सुरक्षित उतार लिया गया। यही नहीं, रोहिणी कोर्ट के बाहर भी एक वकील ने आत्मदाह की कोशिश की। पेट्रोल डालकर खुदकुशी की कोशिश करने वाले वकील ने कहा कि वो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई, हमारा आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। कल वालों ने जो धमकियां दी है, काले डाकू सब लोग हम, और उसके बाद भी पुलिस वाले जो हरकतें कर रहे हैं उसके बाद भी अरेस्ट किया। इस बीच साकेत और रोहिणी कोर्ट के बाहर वकीलों ने प्रदर्शन कर पुलिस की मनमानी के खिलाफ न्याय की मांग की और दलील दी कि दिल्ली में पुलिस वालों को हीरो और वकीलों को विलेन बनाने की कोशिश की जा रही है। जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, हम यहाँ घंटों तक लोगों के लिए खड़े होकर, पब्लिक के लिए, जस्टिस के लिए खड़े होते हैं। आज हमारी फाइट करने के लिए, हमारे लिए, जस्टिस के लिए कोई भी नहीं खड़ा है यहाँ पे, तो हम अपनी जस्टिस के लिए खुद खड़े हैं यहाँ पर। तो हम तब तक रहेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। उन्होंने गोली चलाई है जिनको, बस आप उन्हें अरेस्ट करें, उन्हें कोर्ट में पेश करें, वो जो अभी तक नहीं हुआ है। बाकी डिपेंड करती है, जब तक चलेगा जब तक कि वो अरेस्ट नहीं होते। पुलिस कह रही है कल पुलिस हेडक्वार्टर के सामने ओपन में उनका आईपीएस ऑफिसर थ्रेटनिंग दे रहा है कि 1 मिनट लगेगी कि लोग तो भागे भागे फिरेंगे। क्यों? हमारे बीवी बच्चे नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हमारे भी तो बीवी बच्चे होंगे। इस बीच बार काउंसिल ने प्रदर्शन कर रहे वकीलों से काम पर लौटने की अपील की। हमने ये भी कहा है कि चूंकि जुडिशियल इंक्वायरी ऑलरेडी हाई कोर्ट ने एक अच्छा ऑर्डर कर दिया है, तो उसके बाद किसी तरह का जो कल जैसे एक आध इंसिडेंट हुए। इस बीच बार काउंसिल ने प्रदर्शन कर रहे वकीलों से काम पर लौटने की अपील की। हमने ये भी कहा है कि चूंकि जुडिशियल इंक्वायरी ऑलरेडी हाई कोर्ट ने एक अच्छा ऑर्डर कर दिया है, तो उसके बाद किसी तरह का जो कल जैसे एक आध इंसिडेंट हुए साकेत में और जगह पर, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने बार एसोसिएशन से नाम भी मंगाए हैं उन वकीलों के जो कल के इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, या जुडिशियल इंक्वायरी के ऑर्डर के बाद अगर कोई भी इंसिडेंट कोई वकील इन्वॉल्व रहता है तो हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने बार एसोसिएशंस को कड़े निर्देश दिए।
हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के खिलाफ कार्रवाई पर अपने रुख को न बदलते हुए दिल्ली पुलिस को झटका दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि वकीलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसको जीत कहें जीत, और इसके लिए कोई बहुत बड़ी जीत इसलिए नहीं समझ रहे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर में था और ये गवर्नमेंट की तरफ से एक ये गलत एप्लीकेशन थी जो आज डिसमिस। डे 1 से यही रोना है कि जिसने सीधे सीधे फायर किया और 3 दिन आईसीयू में एक एडवोकेट पड़ा रहा, 307 के FIR दर्ज है, तो क्या नॉर्मल कोर्स में पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं करती है? तो इस केस में वो जस्ट बिकॉज वो पुलिस वाला है इसलिए उसको अरेस्ट नहीं करना है, इस वजह से लोगों में इतना रेजिटेशन था, रोष था, और इसीलिए जुडिशियल कमीशन चीफ जस्टिस ने संडे के दिन सुबह मोटो लेकर के जुडिशियल कमीशन बैठाया, क्योंकि ग्रेविटी जो थी सिचुएशन की सबको मालूम हो चुकी थी कि कितना ग्रेवर सिचुएशन। वो पिटीशन जो उस तरफ से एमएचए की तरफ से आई थी उनको खारिज भी किया है कोर्ट ने। बिल्कुल, उसमें कोई दलील नहीं थी क्योंकि ऑर्डर बहुत क्लियर है और उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी किसी तरह की। कुल मिलाकर इन 5 तस्वीरों से साफ है कि कैसे वकील सड़क पर संग्राम के मूड में दिखाई दिए। कल पुलिस वाले हाथों में तख्तियां लेकर इंसाफ के लिए खड़े थे, वहीं 5 दिन से वकील भी काम बंद कर हड़ताल पर है। ऐसे में सवाल ये कि क्या तालाबंदी और सड़क पर प्रदर्शन करने से न्याय मिलेगा? चक्रवाती तूफान महा के खतरे को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान महा को लेकर धीमे प्रशासन ने स्थानीय के साथ साथ सैलानियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर उन्हें समुद्र से दूर रहने की सलाह दी है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लिए ऑनलाइन लेनदेन से जुड़ी RTGS और NEFT सुविधा की शुरुआत की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने 1 साल में 63 करोड़ रुपए कमाकर ताजमहल को पीछे छोड़ दिया। व्हाट्सएप पर पेगासस स्पाईवेयर अटैक होने की घटना के बाद भारत में मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ा। अमेरिका ने आईसिस के खतरे पर भारत को अलर्ट करते हुए कहा कि आईसिस के खुरासान ग्रुप ने पिछले साल भारत में आत्मघाती हमले की कोशिश की थी। They have attempted to certainly inspire attacks outside of Afghanistan. They attempted last year to conduct a suicide attack in India. It failed. पाकिस्तान में आजादी मार्च निकालने वाले मौलाना फजलुर रहमान के आगे झुके प्रधानमंत्री इमरान खान इस्तीफे को छोड़कर सभी मांगे मानने को तैयार हुए। हरियाणा में करनाल के फरीदपुर गांव में खुदाई के दौरान 11वीं 12वीं सदी के शिवलिंग, नंदी और मंदिर स्तंभ मिलने के बाद ग्रामीणों ने पूजा की। मुंबई की ट्रेन में सेंट्रल रेलवे की ओर से दिव्यांगों के लिए स्पेशल कोच की शुरुआत की गई। तमिल संत और कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के अपमान के विरोध में चेन्नई में DMK साहित्य इकाई ने विरोध मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाली लेह हाईवे पर रोहतांग दर्रे के पास बर्फ के जम जाने की वजह से कई गाड़ियां फंस गई। आगे बढ़ते इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आर्थिक मंदी के बीच सरकार का सबसे बड़ा ऐलान, सरकार का रियल एस्टेट को बेल आउट पैकेज दिया गया है। 25,000 करोड़ का ये बेल आउट पैकेज का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है और इसके दायरे में वैसे प्रोजेक्ट भी आएंगे जो कि अब NPA की कैटेगरी में जा चुके हैं, यानी जो बिल्डर और जिनके प्रोजेक्ट दिवालिया हो चुके हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। जाहिर सी बात है, दिल्ली NCR में रहने वाले और साथ ही देश के दूसरे कई हिस्सों में रहने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जिनके प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं बिल्डर्स के और उसमें जिन लोगों ने निवेश किया है उन्हें इसका फायदा मिलेगा। आर्थिक मंदी के बीच सरकार का यह सबसे बड़ा ऐलान है। सरकार ने रियल एस्टेट को 25,000 करोड़ के बेल आउट पैकेज का ऐलान किया है। रियल एस्टेट को 25,000 करोड़ दिए जाएंगे। ये फंड मिलेगा जो अटके प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए और साथ ही इसका फायदा उन बिल्डर्स को भी मिलेगा जो दिवालिया हो चुके हैं, यानी जिनके प्रोजेक्ट NPA की कैटेगरी में जा चुके हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा और इसका लाभ मिलेगा जो लाखों करोड़ों की संख्या में जो घर खरीदार हैं, जो फ्लैट खरीदार हैं, उन्हें इनका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। 1 करोड़ से कम कीमत के जितने फ्लैट्स हैं या जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स में घर की कीमत 1 करोड़ से कम है उन्हें इनका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, यानी वैसी कैटेगरी में जिन्होंने निवेश किया है, जिनके फ्लैट्स की कीमत 1 करोड़ से कम है, उन्हें सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। बड़ा ऐलान सरकार का आर्थिक मंदी के बीच रियल एस्टेट को उभारने का 25,000 करोड़ के बेल आउट पैकेज का ऐलान सरकार की ओर से। तो बड़ी खबर, मोदी सरकार की ओर से बड़ा ऐलान, बेल आउट पैकेज का ऐलान, रियल एस्टेट सेक्टर को 25,000 करोड़ सरकार की ओर से फंड जारी किए जाएंगे बिल्डर्स को अटके प्रोजेक्ट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। करतारपुर कॉरिडोर खुलने से पहले पाकिस्तान के नापाक इरादे सामने आ गए।
पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने करतारपुर पर एक गाना जारी किया है जिसमें खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाला की तस्वीरें नजर आ रही हैं। इसीलिए इस वीडियो के सामने आते ही हंगामा शुरू हो गया। 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की ओर से जो वीडियो जारी हुआ उससे साफ हो गया कि पाकिस्तान कॉरिडोर की आड़ में खालिस्तानी एजेंडे को हवा देना चाहता है। वीडियो में खालिस्तान समर्थक आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाला की तस्वीरें हैं। करीब 3 मिनट के वीडियो में करतारपुर का जिक्र है और सिखों की आस्था के बारे में भी बताया गया है, लेकिन साथ ही पोस्टर पर खालिस्तानी आतंकियों की तस्वीरें भी हैं। जरनैल सिंह भिंडरावाला के अलावा शाबेग सिंह और अमरीक सिंह खालसा की भी तस्वीरें हैं और पोस्टर पर खालिस्तान 2020 लिखा है। करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर शक पहले भी जताया जा चुका है। अब वीडियो सामने आने के बाद पंजाब में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। मैंने देखा है वो वीडियो तो नहीं, वो तस्वीर देखी है मैंने, एंड मैं पहले से ही कह रहा हूँ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जिस तरीके से वो कर रहे हैं। भिंडरावाला की जनरल शाबेग सिंह की फोटो वीडियो में डालना था। मैं वही आपको कह रहा हूँ जो आया है उस वीडियो में, जो मैं इतने साल दिनों से कह रहा हूँ, हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। हमें उन बातों से आज कोई मतलब नहीं। हमारा तो एक ही निशाना है कि श्री गुरु नानक देव जी का 550 प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े जोश के साथ, प्यार के साथ मनाना। करतारपुर कॉरिडोर भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर करने का जरिया माना जा रहा था, लेकिन इस वीडियो के बाद भारत का रुख भी कड़ा हो गया। एक भिंडरावाले को इस पे जगह दे करके पाकिस्तान अपने आप को, जो पाकिस्तान पर जो धब्बा लगा हुआ है तो आतंकी राष्ट्र का, ऐसे आतंकियों को प्रमोट करने में लगी हुई है। और पंजाब में जो एक मिलिटेंसी का दौर रहा और उसमें पाकिस्तान का भी हाथ है, ये उस समय इस प्रकार की जानकारियां थी और एक बार उसको पुष्टि करने की काम पाकिस्तान कर रही है, इस प्रकार भिंडरावाले को जगह देकर। कांग्रेस पार्टी को कुछ करना होगा तो वो मीडिया के सामने बात करेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा पाकिस्तान के साथ उसका जो स्टैंड खुलने को राजी, इसीलिए सबकी नजरें सियासी मुलाकातों पर टिकी रही। सीएम फडणवीस ने बीजेपी और शिवसेना के बड़े नेताओं के साथ बैठक की तो शिवसेना नेता संजय राउत और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की भी मुलाकात हुई। लेकिन संजय राउत और शरद पवार की मुलाकात से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई। कयास पहले से लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना सरकार बनाने के लिए एनसीपी के साथ जा सकती है। मुलाकात के बाद संजय राउत जल्दी निकल गए, लेकिन जाते जाते बीजेपी को संकेत दे गए। पवार साहब देश के, महाराष्ट्र के बड़े नेता है, मार्गदर्शक है सबके। उन्हें भी चिंता है कि राज्य में अब तक सरकार क्यों नहीं बन रहा है, राज्य में अस्थिरता है। वो चिंता उन्हें भी जताई बातचीत में, थोड़ी बातचीत हमारी हो गई है, आगे की बात आगे सोचेंगे। शिवसेना संकेतों में बात कर रही है तो एनसीपी भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती। गेंद अभी भी बीजेपी के पाले में है, इसीलिए शरद पवार भी हवा का रुख भांप रहे हैं। राज्याच्या परिस्थितीमध्ये सरकार अद्याप काही नाही आहे, आमची अशा आम्ही तयार होतोय भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना हे दोघांनी त्यांना महाराष्ट्राच्या जनतेनं कळून दिलेलं आहे त्यांच्या बाजूने, आणि त्यामुळे लवकरात लवकर त्यांनी महाराष्ट्राची परिस्थिती व्यवस्थित करण्याच्या दृष्टीने सरकार त्याची गरज बनवावं आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोघांच्या महाराष्ट्राच्या जनतेनं जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्याची। शरद पवार ने शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात को खारिज कर दिया। साथ ही दावा किया कि बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएंगे। शरद पवार ने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने शिवसेना को कोई सलाह दी है। लेकिन इस बीच दिल्ली में हुई एक मुलाकात से सियासी पारा और चढ़ गया। कांग्रेस नेता अहमद पटेल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे और चर्चा तेज हो गई कि इस मुलाकात का वास्ता महाराष्ट्र की नई सरकार से है। महाराष्ट्र राजनीति से लेकर कोई भी बात नहीं है। मोबाइल नीचे करो, वहाँ पे अंदर बाइट खराब हो रही है मेरी, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में वास्ता महाराष्ट्र की नई सरकार से है। महाराष्ट्र राजनीति से लेकर कोई भी बात नहीं है। मोबाइल नीचे करो, वहाँ पे अंदर बाइट खराब हो रही है मेरी, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में लेकिन राजनीतिक स्थिति है सर, नथिंग टू डू विद महाराष्ट्र। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच मुलाकातों से सियासी कयासबाजी तो तेज हो गई, लेकिन सरकार पर सस्पेंस बना रहा।
हालांकि महाराष्ट्र में 9 नवंबर से पहले नई सरकार का गठन जरूरी है, यानी सियासी पार्टियों के पास वक्त बेहद कम बचा है, लेकिन सरकार का समीकरण अभी भी उलझा है। इस बीच सीएम फडणवीस ने बीजेपी और शिवसेना के नेताओं के साथ बैठक की है और इस बैठक में दोनों पार्टियों के मंत्री शामिल हुए। हालांकि ये बैठक किसानों की समस्या को लेकर हुई, लेकिन बीजेपी और शिवसेना के बड़े नेता जब मिले तो कयास लगाए कि तलखी दूर होगी। बैठक के बाद बीजेपी ने शिवसेना से अच्छे ताल्लुक का दावा तो किया, लेकिन ये भी साफ हो गया कि सरकार का फॉर्मूला बन नहीं पाया। राज्यपाल से मिलेंगे, आपको फार्मूला भी मिलेगा, फार्मूला भी दिखेगा, फार्मूला भी बताया जाएगा। अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को हम राज्यपाल महोदय को हम समय मांग रहे हैं और कल हम चंद्रकांत दादा के नेतृत्व में हम पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोग हम राज्यपाल महोदय से चर्चा करने वाले हैं। अब चर्चा कौन से विषय पे होगी इसकी चिंता आप मत करिए, हम चर्चा करने के बाद आपको अवगत कराएंगे। अगर बीजेपी के बड़े नेता कल जाकर राज्यपाल साहब से मिलते और बहुमत का आंकड़ा देते हैं 145 तो हमें बहुत खुशी हो। बीजेपी अभी भी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन सीएम के कुर्सी का मसला अपनी जगह बरकरार है। बीजेपी गुरुवार को राज्यपाल से मिलेगी तो उद्धव ठाकरे ने भी गुरुवार को दोपहर में शिवसेना विधायकों की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक मातोश्री में होने वाली इस बैठक में शिवसेना बड़ा फैसला कर सकती है और इसीलिए एनसीपी कांग्रेस की नजर भी शिवसेना के रुख पर टिकी है। हालांकि इस बीच मुंबई में एक और अहम मुलाकात हुई। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने शिवसेना नेता संजय राउत से मुलाकात की और उसके बाद ये कहकर चौंका दिया कि अगर शिवसेना की सरकार कांग्रेस और एनसीपी के साथ बनती है तो उनके पास बहुमत से ज्यादा विधायक हैं। 183 लोग हैं। आपके मालूमात के लिए बताता हूँ, हम लोगों ने अगर सरकार बनाया तो बीजेपी रहेगी कि नहीं रहेगी ऐसी हालत है। तीसरा अगर गठबंधन का दूसरा बनता है तो वो गठबंधन को बुलाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कर सकते कि वो बीजेपी नहीं तो कोई नहीं। संजय राउत से मुलाकात में क्या तय हुआ, इस पर हुसैन दलवाई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन संकेत दे दिया कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दूसरा विकल्प तैयार है। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर सीएम पद की मांग दोहराते हुए साफ कर दिया कि पार्टी अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटी है, यानी सीएम पद पर बीजेपी से समझौते की गुंजाइश नहीं। अगर बीजेपी के बड़े नेता कल जाकर राज्यपाल साहब से मिलते और बहुमत का आंकड़ा देते हैं 145 तो हमें बहुत खुशी हो। उधर मुंबई में ही पीएमसी बैंक ग्राहकों ने एक बार फिर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उनके पुलिस वालों से मामूली झड़प भी हो गई। पिछले करीब 40 दिनों से पीएमसी ग्राहकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बड़ी तादाद में ग्राहक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विरोध करने के लिए जुटे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को बस में बिठाकर वहां से हटाया, लेकिन इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। पीएमसी बैंक घोटाले के बाद आरबीआई ने निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि ग्राहक लगातार अपनी पूरी रकम की मांग कर रहे हैं। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है। बड़ा ऐलान सरकार की ओर से। उन्होंने कहा कि देश भर में अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए के फंड दिए जाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एलआईसी, हाउसिंग और एसबीआई की ओर से भी इसमें पैसे डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुल फंड फिलहाल 25,000 करोड़ का निर्धारित किया गया है, जिसमें उन्हें यह भी बताया कि सस्ते और आसान शर्तों पर फंड दिए जाएंगे। इससे अफोर्डेबल और लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट एनपीए हो गए हैं या फिर एनसीएलटी में हैं, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। A lot of home buyers had approached us saying they are stuck up in a situation where they have paid up the advance and they are just not able to get their flats completed, handed over to them. A rough estimate of the study that the ministry did showed that there are over 1,600 housing projects which are stalled and approximately 4.58 lakh housing units are stuck in it. उधर मध्य प्रदेश के सीहोर में एक बंदर ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर इंसान भी दंग रह गए।
ऐसे वक्त में जब इंसान मुश्किल से इंसानों की मदद करते हैं, ये बंदर अपने घायल बच्चे को लेकर पशु चिकित्सालय पहुंच गए ताकि घायल बंदर का इलाज हो सके। बंदर अस्पताल के बाहर अपने बच्चे को सीने से चिपकाए बैठा रहा और तभी अस्पताल कर्मियों की नजर उस पर पड़ गई। बताया जा रहा है कि एक छोटा बंदर हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गया और बिजली की तेज झटके से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन इस बंदर ने अपने घायल बच्चे को छोड़ा नहीं, वो उसे उठाकर ले जाने लगा। बिजली के तेज झटके से बच्चा बंदर बेहोश हो चुका था, लेकिन बड़े बंदर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने घायल बंदर को घसीटकर एक पेड़ के पास चबूतरे पर रखा और फिर उसे आगे ले जाने में जुट गया। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि बंदर अपने बच्चे को लेकर कहां जाना चाहता था, लेकिन लोग भी तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि बंदर उसे लेकर पास में मौजूद एक पशु चिकित्सालय पहुंचा। वो अपने साथी को सीने से चिपकाए अस्पताल के गेट पर बैठ गया। बेजुबान जानवर अपनी बात भला कैसे कहता, अपने बच्चे के इलाज की गुहार भला कैसे लगाता। वहाँ मौजूद लोग भी बंदर की भावनाओं को समझने में नाकाम रहे। हालांकि तुरंत अस्पताल कर्मियों की नजर उस पर पड़ी। पहली बार कोई मादा बंदर अपने बच्चे को लेके हॉस्पिटल में लेके आया। तो सर क्या नजारा था सूचना पाने के बाद? सूचना पाने के बाद हम उसके पास गए, लेकिन उसने मादा बंदरिया उस टाइम बहुत आक्रोश में थी, तो उसने हाथ नहीं लगाने दिया हमको। इसके बाद में वो जब पब्लिक थोड़ी सी वहाँ हुई तो वो बंदरिया वहाँ से भागी। भागने के बाद हमने फिर उसको देखा तो 11 kV की लाइन से वो जल के उसका बच्चा मर हो चुका है। प्रयास किया हमने, लेकिन वो पूरी कोशिश के बावजूद डॉक्टर बंदर के बच्चे को बचा नहीं सके। इस दौरान गुस्से में इस बंदर ने कुछ लोगों पर हमला भी बोल दिया। अपने बच्चे के मरने का एहसास होते ही वो चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन जाते जाते इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ा गया। पराली जलाने के मामले में किसानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की सरकारों को पराली नहीं जलाने के एवज में किसानों को 1 सप्ताह के भीतर प्रति क्विंटल 100 रुपए के हिसाब से सहायता राशि देने का आदेश दिया। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे जाने के लिए सियासी मंजूरी नहीं मिलेगी। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव के मौके पर पाकिस्तान में करतारपुर गुरुद्वारा साहिब के शुभारंभ से पहले भारत सरकार की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, जिसे अब तक हम दूरबीन से देखा करते थे और जाते थे वीजा लेकर पाकिस्तान के रास्ते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों से मानो सरहदें पिघला दी। इतिहास में पहली बार भारतवासियों के लिए समर्पित है डेरा बाबा नानक से करतारपुर साहिब तक का करतारपुर कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर हुए उपचुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए कोऑर्डिनेटर, मंडल और जोन व्यवस्था भंग कर सेक्टर व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया। 71 देशों के मुख्य न्यायाधीश, मंत्री और कानूनविद समेत 200 प्रतिनिधियों ने ताजमहल का दीदार किया और एक साथ फोटो भी खिंचवाए। प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने पीठ में दर्द की शिकायत के बाद नोएडा के मेट्रो अस्पताल पहुंचकर चेकअप करवाया। 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले को उंगली दिखाकर चर्चा में आने वाली साइक्लिस्ट जूली ब्रिस्कमन ने वर्जीनिया लोकल दफ्तर का चुनाव जीत लिया। गुजरात के वडोदरा में मानसून का सीजन जाने के बाद भी मगरमच्छ निकलने का सिलसिला जारी है। दर्जीपुरा की एयरफोर्स कॉलोनी में करीब 6 फीट लंबा मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया, क्योंकि ये मगरमच्छ हाई सिक्योरिटी जोन में घुसा था, जिसकी सूचना इलाके के लोगों ने वन विभाग की टीम को दी। इसके बाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू के लिए काम करने वाले एक वॉलंटियर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बरसाती पानी की ड्रेनेज लाइन में छिपे मगरमच्छ को निकालने की कोशिश की। इसके बाद टीम के सदस्य मगरमच्छ को किसी तरह से सड़क पर खींच कर लाए। इस दौरान कई बार मगरमच्छ ने रेस्क्यू टीम पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन वो लोग अपनी सूझबूझ से बचते रहे। फिर टीम के सदस्यों ने मगरमच्छ के मुंह पर कपड़ा फेंक दिया, जिससे मगरमच्छ की आंख ढक गई। इसके बाद मौका पाकर टीम के एक सदस्य ने मगरमच्छ की गर्दन पर बैठकर उसके मुंह को दबा दिया। इसके बाद मगरमच्छ की पीठ पर टीम के बाकी सदस्य बैठ गए। इस तरह रेस्क्यू टीम ने मगरमच्छ पर काबू किया और फिर उसे अपने साथ ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। प्रदूषण से बेहाल दिल्ली एनसीआर